वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ, पहला प्रश्न जो है हमारा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, मोहन डाके, सुदेव प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, मलियज। ये चार ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, नामवर सिंह, जय कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता जो है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है मलियज जी का पूरा नाम क्या था। मलियज जी का पूरा नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव, गंगा राम। तो याद रखिएगा मलियज जी का पूरा नाम जो था क्या था? भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है। प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है? चार ऑप्शन है, आलोचनात्मक निबंध, जीवन, जीवनी, आत्मकथा, ललित निबंध। ये चार ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कि प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है। याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंध है, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। याद रखिएगा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। मतलब सिपाही की माँ जो है शीर्षक पाठ है, इसके रचयिता कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, राजेश्वर, मोहन डाके। ये चार ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा मोहन डाके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 7 नंबर प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम था। याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का जो नाम था मुकुंदी देवी और छोटन लाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ये चार ऑप्शन में से आप ढूंढ के बताइए कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न है सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सब उनको बताइए। याद रखिएगा सदा नीरा जो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 10 नंबर प्रश्न है धांगर शब्द का अर्थ ओड़ाव भाषा में क्या है। धांगर शब्द का अर्थ ओड़ाव भाषा में क्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही उत्तर हो जाएगा भाड़े का मजदूर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी। चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है यहाँ पे गांधी जी, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा कितने लिखी। तो याद रखिएगा राधा कृष्ण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 12 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, है ना। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था। याद रखिएगा प्रभावती देवी, ऑप्शन है सही हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं करबक शीर्षक कविता किसने लिखी। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी। याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में आते हैं सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे। चार ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए और बताइए कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। याद रखिएगा ये ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा ये भूषण जी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद जो अपनी कविता लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी जो है खरी बोली हिंदी में अपनी कविता लिखते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा, ये अफ्रीका के रहने वाले थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? याद रखिएगा, राजा रुद्रशाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारिक, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक या उपदेशात्मक? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए। तो याद रखिएगा, अधिनायक जो है व्यंग्यात्मक कविता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? याद रखिए, कलीराम। क्या नाम था? कलीराम। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? जे कृष्णमूर्ति जो किस रूप में देखे जाते थे? याद रखिए कि दूसरे बुद्ध के रूप में जे कृष्णमूर्ति को देखा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। इनामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? नामवर सिंह जो थे किस पत्रिका के संपादक थे? याद थे कि ये आलोचना करते थे। क्या करते थे? ये आलोचना करते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से आप ढूंढकर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो याद देखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के लेखक जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा व्याकरण का प्रश्न है। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए क्या होगा। याद रखिएगा, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद जो है इति जोड़ आदि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। हमारा 27 नंबर प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा गे जोड़ अक, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद जो होगा परम जोड़ अर्थ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ अर्थी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्गम का उल्टा क्या होगा? याद रखिए, दुर्गम का विलोम जो होगा सुगम होगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो याद देखिए, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 32 नंबर प्रश्न है, आरोही शब्द का विलोम क्या होगा? तो याद देखिएगा, आरोही शब्द का विलोम जो है अवरोही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर कि विराग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग शब्द का अनुलोम क्या होगा? तो देखिए, विराग शब्द का विलोम जो होगा अनुराग होगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता होगा? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर बताना है। इसका सही हो गया, आंखों का तारा होना मतलब प्रिय होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मैंने अधिक खाने वाले को कम खुराक देना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर हमारा प्रश्न है, कान काटना क्या है? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। याद रखिएगा, चतुर होना। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रसन्न व्यक्त करना। प्रसन्न व्यक्त करता। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, नगरीय शब्द का विशेषण होगा। नगरीय शब्द का विशेषण क्या होगा? ये 38 नंबर पर नगरीय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद रखिए, नगरीय शब्द का विशेषण होगा नागरिक। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद देखिएगा, रंग शब्द का विशेषण होगा रंगीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद रखिएगा, पत्थर शब्द का विशेषण होगा पथरीला। ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
41 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देखिए, भारत शब्द का विशेषण होगा भारतीय। भारतीय क्या होगा? भारत शब्द का विशेषण होगा भारतीय, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर हमारा प्रश्न, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द जो है ये कौन सा समास है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताना है कि जीव जंतु शब्द जो है कौन सा समास है। तो यहाँ पर ढूंढ कर बताइए कि कौन सा समास है। तो यहाँ देखिएगा द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, नीलांबर शब्द कौन सा समास है? नीलांबर शब्द जो है कौन सा समास है? याद देखिएगा ये कर्मधारय समास है, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करें, भरपेट शब्द कौन सा समास है? भरपेट शब्द कौन सा समास है? याद देखिएगा ये अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, चिरीमार शब्द कौन सा समास है? चिरीमार शब्द कौन सा समास है? याद देखिए चिरीमार शब्द जो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 45 यहाँ पर 5 प्रश्न बचा है, उसको भी कर लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, सभा शब्द कौन सा लिंग है? सभा शब्द जो है कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, जल शब्द कौन सा लिंग है? जल शब्द कौन सा लिंग है? 47 नंबर प्रश्न है, जल शब्द कौन सा लिंग है? तो याद देखिएगा स्त्रीलिंग है। जल क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है। आगे है, दल शब्द कौन सा लिंग है? दल जो है कौन सा लिंग है? तो याद देखिए दल जो है हमारा पुल्लिंग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न की बात करें कि रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? रुमाल क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? ये चारों में से ढूंढ कर बताना है कि रुमाल क्या है। क्या देखिएगा रुमाल हमारा पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न है कि उपमन शब्द में उपसर्ग है। उपमन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो देखिएगा उप, है ना। और ये आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।